एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। आज हम करने वाले हैं एक और वन शॉट लेक्चर, एक और कॉन्सेप्ट्स ब्रश अप लेक्चर, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं गैस लॉज के बारे में। एंड ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसका यूज़ फिर से आपको क्लास 10th के अंदर आने वाला है जब हम मूल कॉन्सेप्ट इन स्टोइकियोमेट्री वाला चैप्टर पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर को आपको आराम से धीमे धीमे से पढ़ना है। छोटा सा चैप्टर है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट नहीं है, पर जितने कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अच्छे से आपको यहाँ पर समझना है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, देरी किस बात की है। सबसे पहले चैप्टर के अंदर क्या कुछ चीजें कवर करने वाले हैं आप सभी को पता है। वन शॉट के अंदर सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स मैं यहाँ पर आपको पढ़ाने वाली हूँ। ऑल द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स वी विल कवर, राइट। चलिए, अब यहाँ पर चैप्टर का नाम है बेटा जी गैस लॉज, है ना। गैस के बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले अगर मैं कहूं भाई स्टेट्स ऑफ मैटर, अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास जो मैटर होता है ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हम क्या कर सकते हैं, इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। हमारे पास तीन तरीके के क्या होती है फिजिकल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, है ना। तीन तरीके की फिजिकल स्टेट्स हमारे पास होती हैं, जिसके बारे में आप सभी को पता है। सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस, राइट। तो हमें बेसिकली इस चैप्टर के अंदर गैसेस के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? गैसेस के बारे में पढ़ना है। आप सभी को बेसिक आइडिया है। अगर मैं यहां पर ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, है ना, पार्टिकल्स के बीच के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उस बेसिस पर अगर मैं देखूं तो आप सभी को पता है सॉलिड्स के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, बहुत ही ज्यादा एक दूसरे के पास पास प्रेजेंट होते हैं। और वहीं पे अगर मैं लिक्विड की बात करती हूँ तो पार्टिकल्स थोड़े से एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं, पर फिर भी इतने ज्यादा दूर दूर ये नहीं होते हैं, राइट। और वहीं पे गैसेस की अगर हम बात करते हैं तो भाई गैसियस स्टेट के अंदर तो पार्टिकल एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा दूर दूर होते हैं। इनके बीच में इंटर पार्टिकल डिस्टेंस जो होता है वो काफी ज्यादा होता है। आप देख सकते हो ये डिस्टेंस कितना ज्यादा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। दोनों पार्टिकल्स के बीच में इंटर पार्टिकल डिस्टेंस इज वेरी वेरी लार्ज, ठीक है। गैसेस के केस में यहाँ पर डिस्टेंस ज्यादा है, क्यों? क्योंकि इन दोनों पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, मिनिमम है, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज को हम मेंशन भी कर सकते हैं। क्या चीज बेटा जी? दे हैव मिनिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। पार्टिकल्स के बीच में यहाँ पर जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम होता है, सॉलिड्स के केस में मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पर अगर मैं अरेंज भी करना चाहूँ तो आप सभी को, है ना, इसमें कोई हैरानी नहीं होगी कि सॉलिड्स के अंदर सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देन लिक्विड के अंदर, एंड सबसे कम गैसेस के अंदर बेटा जी आपके पास ये क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है। उसी बेसिस पर अगर मैं यहाँ पर डिस्टेंस की बात करती हूँ तो डिस्टेंस के मामले में जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस है वो गैसेस के अंदर सबसे ज्यादा होगा, मैक्सिमम होता है। फिर लिक्विड और सॉलिड्स के अंदर बेटा जी नेग्लिजिबल डिस्टेंस यहाँ पर माना जाता है, ना के बराबर डिस्टेंस माना जाता है, ठीक है। तो ये हो गया यार बेसिक्स। अब मुझे आपको शुरू करवाना है ना, गैसेस के बारे में थोड़ा सा और ज्यादा डिटेल में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि मुझे गैस के लॉज के बारे में आपको पढ़ाना है, गैसेस लॉज के बारे में पढ़ाना है। तो गैस के बिहेवियर के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कॉम्पोजिशन ऑफ गैसेस। गैस के जो कॉम्पोजिशन है, छोटे छोटे पार्टिकल्स का मिलकर के आपके पास जो गैसेस है, छोटे छोटे टाइनी टाइनी पार्टिकल, है ना, वेरी 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 स्मॉल पार्टिकल्स, वेरी वेरी टाइनी और वी कैन से स्मॉल पार्टिकल्स से मिल करके आपके पास ये जो गैसेस है ये बनी हुई हैं। अब ये जो पार्टिकल्स है ये एटम भी हो सकते हैं बेटा जी, और ये मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, यस। इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है। दोनों तरीके के आपके पास यहाँ पर पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे। आपके पास यहाँ पर गैसेस के अंदर एटम्स भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। अगर मैं एटम की बात करती हूं तो आपके पास मोनो एटॉमिक गैसेस बहुत सारी होती हैं, जैसे कि इनर्ट गैस हो गई, जो कि एटॉमिक फॉर्म में आपको मिलती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर मैं बात करती हूं हीलियम, नियॉन, है ना, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, दे और ऑल आर मोनो एटॉमिक गैसेस। और इनके अंदर आप सभी को पता है एक एटम के फॉर्म में ही आपके पास ये एग्जिस्ट कर जाते हैं। वहीं पे मॉलिक्यूल्स के अंदर आपके पास हाइड्रोजन गैस होती है, ऑक्सीजन गैस होती है, नाइट्रोजन गैस होती है। दे ऑल आर डाई एटॉमिक
डाई एटॉमिक गैसेस, राइट। तो यहाँ पर डाई एटॉमिक गैसेस के केस में आपके पास जो मॉलिक्यूल, जो छोटे से छोटा पार्टिकल यहाँ पर प्रेजेंट होगा वो यहाँ पर क्या होता है बेटा, मॉलिक्यूल होता है। और वहीं पे यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ मोनोएटॉमिक गैसेस की, तो जो इनर्ट गैसेस आपके पास होती है, मैं यहाँ पर मेंशन भी कर देती हूँ, यहाँ पर ये क्या है बेटा जी, आपकी इनर्ट गैसेस हैं। क्या है, इनर्ट गैसेस है, सारी की सारी क्या है बेटा जी, ये मोनोएटॉमिक गैसेस है, ठीक है, क्योंकि ये स्टेबल रहती हैं अपने सिंगल एटम के फॉर्म में, क्योंकि इनका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। सेकंड पॉइंटर के ऊपर आते हैं, गैसेस हैव नाइदर अ फिक्स्ड शेप नॉर अ फिक्स्ड वॉल्यूम। अब यहाँ पर जो गैसेस होती हैं उनका ना ही कोई शेप फिक्स्ड होता है, ना ही कोई वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी वेरी लेस, है ना। हम क्या कहेंगे, ड्यू टू negligible force of attraction interparticle distance is very large, बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस होता है पार्टिकल्स के बीच में। अब सिर्फ और सिर्फ इनका जो है ना, हम कह सकते हैं जो मोशन है ना, जो वो किसकी वजह से रिस्ट्रिक्टेड होता है, वॉल्स की वजह से रिस्ट्रिक्टेड होता है, क्लियर है ना। तो इसी वजह से यहाँ पर जो कंटेनर का शेप होता है वही सेम शेप ये क्या ले लेते हैं, हमारे पार्टिकल्स ले लेते हैं। यहाँ पर तो अगर मैं बात करूं सॉलिड्स के केस में, तो सॉलिड में तो पार्टिकल एक दूसरे के इतने ज्यादा पास हैं कि यहाँ पर क्या होता है बेटा जी, फिक्स्ड शेप होता है। क्या होता है बेटा जी, यहाँ पर फिक्स्ड शेप प्रेजेंट होता है, क्योंकि पार्टिकल एक दूसरे के बहुत ज्यादा पास है, रिजिड शेप है ना, फिक्स्ड यहाँ पर आपके पास क्या होता है, शेप होता है। एंड फिक्स्ड ही क्या होता है बेटा जी, आपके पास यहाँ पर वॉल्यूम होगा। क्या सभी को क्लियर हो रहा है ये वाली बात, है ना। और गैसेस के केस में ना तो इनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो ये रैंडमली मूव करेंगे, भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है तो ये कहीं पर भी जा सकते हैं, दे विल शो रैंडम मोशन, क्योंकि इंटरपार्टिकल डिस्टेंस नहीं है, बहुत कम है ना, सॉरी उल्टा बोल दिया इंटरपार्टिकल डिस्टेंस जो है बहुत ज्यादा है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल है, एक दूसरे के ऊपर कोई फोर्स ये लगा नहीं रहे, तो रैंडम मोशन दे विल शो, ठीक है। तो शो रैंडम मोशन, क्या शो करेंगे, रैंडम मोशन शो करेंगे। क्या सभी को क्लियर है, रैंडम मोशन यहां पर ये शो करेंगे। क्या सभी को क्लियर है। तो अगर यहां पर रैंडम मोशन इनका है, ठीक है, तो इनकी जो मोशन को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ वॉल है, इसी वजह से दे विल टेक द शेप ऑफ द कंटेनर की शेप को ये ले लेते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया है। आइए थर्ड पॉइंटर के ऊपर चलते हैं। गैसेस एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, जो गैसेस हैं वो हर डायरेक्शन में प्रेशर अप्लाई करते हैं, ठीक है। क्या सभी को क्लियर हो गई ये वाली बात। मान लेते हैं वी हैव अ कंटेनर, मेरे पास ये कंटेनर है, यहां पर क्या प्रेजेंट है, हमारे पास गैस के पार्टिकल्स प्रेजेंट है, दे विल कोलाइड, ये क्या करती है, टकराती है बेटा जी, दे विल कोलाइड विद द कंटेनर, ये कंटेनर के ऊपर क्या करती है, कोलिजन करती है। एंड ड्यू टू द कोलिजन दे एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ योर कंटेनर, ठीक है जी। क्या अप्लाई करेंगी, प्रेशर अप्लाई करती है, हर डायरेक्शन में प्रेशर को ये अप्लाई करती है, और वॉल के ऊपर जैसे ही ये कोलाइड होती है ना, और उनकी कोलिजन की वजह से दे विल अप्लाई प्रेशर। तो हम कह सकते हैं क्योंकि gases have large काइनेटिक एनर्जी, इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बेटा जी, ज्यादा। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने की वजह से ये होते हैं रैंडम मोशन के अंदर, ठीक है। इसी वजह से ये क्या शो करते हैं, शो रैंडम मोशन। अब रैंडम मोशन की वजह से ये क्या शो करते हैं, कोलिजन, ठीक है। और कोलिजन की वजह से दे exert pressure on the wall of कंटेनर की वॉल के ऊपर क्या अप्लाई करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं। आई होप आपको रीजन समझ में आ गया है। आगे चलते हैं। गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, यस गैसेस शो हाई कंप्रेसिबिलिटी, एंड ये जो कंप्रेसिबिलिटी का फैक्टर है डिपेंड अपॉन द इंटर पार्टिकल डिस्टेंस।
तो जितना ज्यादा इंटरपार्टिकल डिस्टेंस होता है उतना ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी होती है, ठीक है ना। अब आपको यहां पर ध्यान रखना है, मोर द interparticle distance more the compressibility। किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इंटरपार्टिकल डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। जितना पार्टिकल एक दूसरे से ज्यादा दूर होंगे डिस्टेंस ज्यादा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये हमारे पास कंटेनर है, क्लियर, ये हमारे पास क्या है? गैसेस है, गैस के पार्टिकल है जिनके अंदर बहुत ज्यादा डिस्टेंस है। यहां पर अगर मैं इनके ऊपर क्या लगाऊं बेटा जी, एक पिस्टन से, यहां पर मैंने एक पिस्टन ले ली है, इसके ऊपर मैं यहां पर क्या अप्लाई करने वाली हूं? कुछ प्रेशर को अगर मैं यहां पर अप्लाई कर दूं, पिस्टन से कुछ प्रेशर को अगर मैंने यहां पर अप्लाई किया बेटा, तो उस प्रेशर की वजह से पिस्टन को मैंने यहां पर मूव करा, इस पिस्टन को मैंने यहां पर मूव करा, इस पिस्टन को मूव करने की वजह से जो पार्टिकल थे वो पास आ जाएंगे, क्योंकि इनके बीच में डिस्टेंस कम था और वो डिस्टेंस ज्यादा था। अब क्योंकि स्पेस ज्यादा होने की वजह से प्रेशर लगाने पर पार्टिकल्स और ज्यादा एक दूसरे के पास आ सकते हैं, इसका मतलब यहां पर हम इसको उतना ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। तो कंप्रेशन या कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा डिस्टेंस है। लार्जर द डिस्टेंस मोर द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंटर हमारे पास यहां पर जो है वो क्या है बेटा जी? देखिए फिफ्थ पॉइंट, गैसेस आर हाईली एक्सपेंसिबल। ठीक है, अब गैसेस जो है बहुत ही ज्यादा एक्सपेंशन शो करती हैं, हाई एक्सपेंसिबिलिटी शो करती हैं। क्यों? ड्यू टू लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और यानी कि हम कह सकते हैं ड्यू टू नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। भैया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर पार्टिकल्स के बीच में है ही नहीं, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो पार्टिकल्स के बीच में है ही नहीं, पकड़ ही नहीं रखा है एक दूसरे को, तो भाई कहीं पे भी रैंडम मोशन ये शो कर सकते हैं, दूर दूर जा सकते हैं, दूर दूर चले जाएंगे, तो भाई एक्सपेंशन ही तो हो रहा है। ठीक है, तो नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। दूसरा रीजन हम कह सकते हैं ड्यू टू लार्ज काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, जिसकी वजह से दे विल मूव वेरी वेरी फास्टली, दे विल शो रैंडम मोशन, राइट। इस वजह से यहां पर जो है एक्सपेंसिबल होती है, एक्सपेंशन को शो करते हैं। गैसेस हैव लो डेंसिटी, गैसेस की जो डेंसिटी होती है काफी ज्यादा लो होती है कंपैरेटिवली, क्योंकि जब हम पर यूनिट वॉल्यूम यहां पर चेक करते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास कितने हैं, हमारे गैसेस के अंदर सबसे कम पाए जाते हैं, तो ये सबसे ज्यादा लेस डेंसर होती है, हल्की होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यार, मैं यहाँ पर सॉलिड पार्टिकल्स, सबसे पहले सॉलिड स्टेट की बात करती हूं, तो सॉलिड स्टेट के अंदर इस तरीके से पार्टिकल एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, है ना, एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो ये मैंने यार क्या बना दिया है? सॉलिड स्टेट को मैंने यहां पर शो करा है। लिक्विड स्टेट के अंदर पार्टिकल एक दूसरे से थोड़े से दूर दूर प्रेजेंट होते हैं, कुछ इस तरीके से अरेंज्ड होते हैं, है ना। इनके बीच में क्या प्रेजेंट है? डिस्टेंस तो है ना, इंटरपार्टिकल स्पेस तो है ना, पर यहां पर अगर देखें तो नेग्लिजिबल, ना के बराबर है। और गैसेस में देखें तो पार्टिकल एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा दूर दूर प्रेजेंट होते हैं। अब अगर मैं यहां पर एक यूनिट वॉल्यूम यहां पर ले लूं, ठीक है, तो पर यूनिट वॉल्यूम, इसके अंदर अगर मैं देखती हूं पर यूनिट वॉल्यूम में मेरे पास 4 गैस के पार्टिकल्स यहां पर आ रहे हैं, है ना, क्लियर। और उतना ही यहां पर मैं पर यूनिट वॉल्यूम देखती हूं, तो इस केस में मेरे पास 2 गैस के मॉलिक्यूल आ रहे हैं, 2 गैस के मॉलिक्यूल आ रहे हैं, या एटम्स आ रहे हैं, या आप कह लो पार्टिकल्स आ रहे हैं। और वहीं पे अगर मैं गैसियस स्टेट की बात करती हूं, तो पर यूनिट वॉल्यूम मेरे पास सिर्फ और सिर्फ बेटा जी 1 एटम आता है, सिर्फ और सिर्फ 1 गैस का एटम ही यहां पर आ रहा है। तो अगर यहां पर यूनिट वॉल्यूम हम देख रहे हैं, है ना, तो आपके पास सबसे कम जो एटम्स आ रहे हैं वो गैसियस स्टेट के अंदर है, तो सबसे ज्यादा डेंसिटी जो कम होगी, है ना, लो डेंसिटी, वो किसकी होगी? आपके पास गैसेस की ही होगी। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? ड्यू टू लेस नंबर of atoms, less number of atoms present per unit
पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम जो है बहुत ही ज्यादा कम नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पर प्रेजेंट है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गए हैं ये 6 की 6 पॉइंटर्स। चलिए इसके बाद हम आगे मूव करेंगे। नेक्स्ट पॉइंटर हमारे पास क्या है, गैसेस हैव अ नेचुरल टेंडेंसी टू मिक्स विद वन अनदर। इसी इंटरमिक्सिंग को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए, ये जो यहाँ पर इंटरमिक्सिंग की बातें हो रही हैं, इसी इंटरमिक्सिंग को हम क्या बोलते हैं, फिनोमेना ऑफ डिफ्यूजन कहते हैं। और गैसेस का डिफ्यूजन बहुत ही आसानी से हो जाता है क्योंकि गैसेस के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, लार्ज डिस्टेंस, इंटरपार्टिकल डिस्टेंस प्रेजेंट होता है। ये किस लिए होता है, ड्यू टू लार्ज इंटरपार्टिकल डिस्टेंस, ड्यू टू लार्ज इंटरपार्टिकल डिस्टेंस। ठीक है, इंटरपार्टिकल डिस्टेंस जो है वो काफी ज्यादा होता है, इसी वजह से यहाँ पर डिफ्यूजन यानी कि इंटरमिक्सिंग बहुत ही इजीली हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर दो गैसेस के पार्टिकल्स बनाऊंगी, एक गैस के पार्टिकल्स हमारे पास येलो कलर के मैं दिखा रही हूँ। ठीक है, पार्टिकल्स को थोड़ा सा दूर दूर हम बना रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हो आप कितना ज्यादा गैप यहाँ पर पार्टिकल्स के बीच में प्रेजेंट है। और दूसरी वाली गैस मैंने यहाँ पर पिंक कलर से दिखाई है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्योंकि स्पेस प्रेजेंट है यार, तो पार्टिकल, इसके पार्टिकल यहाँ जा सकते हैं, इसके पार्टिकल यहाँ जा सकते हैं, ये यहाँ, ये जो है यहाँ पर मूव कर सकता है बहुत ही आसानी से, ये पार्टिकल यहाँ जा सकता है, ये वाला पार्टिकल यहाँ जा सकता है। क्लियर है, क्योंकि स्पेस प्रेजेंट था अच्छा खासा इनके बीच में, इसी वजह से आसानी से इंटरमिक्सिंग हो जाती है और इसी को ही हम क्या बोलते हैं बेटा जी, डिफ्यूजन कहते हैं, है ना। आइए लास्ट पॉइंट के ऊपर, गैसेस कैन बी लिक्विफाइड। गैसेस को हम आसानी से लिक्विफाई कर सकते हैं। क्यों लिक्विफाई कर सकते हैं भाई, गैसेस के अंदर स्पेस बहुत ज्यादा होता है, आप उनके ऊपर अगर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो पार्टिकल्स को पास पास ले आ जाएंगे, पार्टिकल को पास पास लेकर आएंगे तो थोड़ा सा आपने उनके डिस्टेंस को कम कर दिया, और लिक्विड स्टेट में यही तो होता है ना। तो भाई हम कह सकते हैं बाय इंक्रीजिंग प्रेशर, आपने प्रेशर को बढ़ा दिया है, एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर को घटा दिया है। प्रेशर को बढ़ाकर और टेम्परेचर को घटा करके, कूल डाउन करके आप गैसेस को बहुत ही आसानी से लिक्विफाई कर सकते हैं। आई होप आपको ये वाला पॉइंटर भी क्लियर हो गया है। तो गैस के जो बिहेवियर है उसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए, काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके बाद हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा अगला टॉपिक, दैट इज योर एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो क्या है, यहाँ पर टेम्परेचर स्केल की बात की गई है। हमारे पास 3 तरीके के टेम्परेचर स्केल होते हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ आपके टेम्परेचर स्केल की, तो वी हैव 3 टाइप ऑफ टेम्परेचर स्केल। पहला हमारे पास आता है यार केल्विन में, जो कि SI माना जाता है, केल्विन को हम SI मानते हैं। फिर डिग्री सेल्सियस है, और फिर हमारे पास डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। क्लियर है, डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट, इसका कन्वर्जन आप छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं, आई होप आपको आता भी होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम शुरू करने जा रहे हैं कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर किसको माना गया है। ठीक है, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो हमारे पास केल्विन स्केल है, जो केल्विन स्केल है, इसको हम एब्सोल्यूट स्केल कहते हैं, क्योंकि है ना, यहाँ पर सारी की सारी जो रीडिंग्स आती हैं, सारी जो वैल्यूज आती हैं, वो सारी की सारी कैसी आती हैं, ऑल वैल्यूज ऑन केल्विन स्केल आर ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। इसी वजह से इसको हम एब्सोल्यूट स्केल भी कहते हैं। ये 0 से शुरू होता है, 0 केल्विन से शुरू होता है। ठीक है, हमेशा कभी भी यहाँ पर नेगेटिव में वैल्यू आपके पास नहीं होती है। अब आपको ये बात भी पता होना चाहिए कि अगर मुझे कोई टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दे रखा है और वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द केल्विन स्केल, हम यहाँ पर क्या करते हैं, फॉर द कन्वर्जन 273 वाले फैक्टर को हम क्या कर देते हैं, एड अप कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे केल्विन में वैल्यू निकालनी है, डिग्री सेल्सियस में मुझे टेम्परेचर दे रखा है, तो मैं यहाँ पर 273 इस फैक्टर को ऐड कर दूंगी। मुझे लगता है कोई ऐसा बच्चा होगा जिसको ये वाली बात नहीं पता होगी, है ना, कि हम 273 को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। और डिग्री सेल्सियस में अगर मुझे निकालना है तो मैं 273 वाले फैक्टर में से मेरे जो टेम्परेचर मेरे को दे रखा होता है ना, क्या निकालना है, डिग्री सेल्सियस में निकालना है मुझे।
मेरे पास जो भी टेम्परेचर यहाँ पर दे रखा होगा है ना, उसमें से मैं 273 को क्या कर दूंगी, माइनस कर देती हूँ। तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाता है, डिग्री सेल्सियस के अंदर मैं कन्वर्जन यहाँ पर कर सकती हूँ। ठीक है, अब बेटा एब्सोल्यूट जीरो वैल्यू का यहाँ पर क्या मतलब है वो हमको समझना है। एब्सोल्यूट जीरो वो टेम्परेचर है ना, जहां पर सारे के सारे मॉलिक्यूलर मोशंस को हम ऐसा मानते हैं कि वो सीज आउट हो गए हैं, स्टॉप हो गए हैं। उस पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर कोई भी मोशन, कोई भी मूवमेंट नहीं होता है। ठीक है, द टेम्परेचर एट विच द मॉलिक्यूलर मोशन कंप्लीटली सीजेस, ऐसा टेम्परेचर जहां पर सारे के सारे जो मॉलिक्यूलर मोशंस है वो सीज आउट हो जाते हैं ऑन द केल्विन स्केल इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट जीरो। उसी को ही हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बोलते हैं। दैट इज एब्सोल्यूट जीरो जो हमारे पास है वो क्या है, 0 केल्विन है। ठीक है, एब्सोल्यूट जीरो की जो बात की जा रही है वो वहां पर 0 केल्विन के बारे में बात कर रही है। ये ओके नहीं लिखा है बेटा, मैंने यहाँ पर ये 0 केल्विन लिखा है। एंड डिग्री सेल्सियस में अगर इसको देखें तो -273 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की यहाँ पर बातें की जा रही हैं। ठीक है, सेल्सियस में कन्वर्जन करते हैं तो -273 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर आता है। तो एब्सोल्यूट जीरो और 0 केल्विन इज इक्वल टू द -273 डिग्री सेल्सियस। ऑब्वियसली दिस टेम्परेचर इज लोअर देन द एब्सोल्यूट जीरो, दैट इज -273 आर नॉट पॉसिबल। ये जो टेम्परेचर है ये बहुत ही ज्यादा लो है। मैं कह रही हूं कि इसको अचीव करना पॉसिबल ही नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल टू अचीव दिस। प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है इसको अचीव करना। ये थियोरेटिकली ही पॉसिबल है कि हम एब्सोल्यूट जीरो की बातें करते हैं या -273 डिग्री सेल्सियस की बातें करते हैं। इतना कम टेम्परेचर को अचीव करना पॉसिबल नहीं है। आपको यहाँ पर जो ऊपर वाली डेफिनेशन ये जो लिखकर दे रखी है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको पता होनी चाहिए कि क्या यहाँ पर कहना चाह रहा है। टेम्परेचर एट विच मॉलिक्यूलर मोशन कंप्लीटली सीजेस, ऐसा टेम्परेचर जहां पर मॉलिक्यूलर मोशन क्या हो जाता है, सीज आउट हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। किसी तरीके का कोई भी मोशन इस पॉइंट पर, इस टेम्परेचर पर नहीं देखा गया है प्रैक्टिकली। ठीक है, तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट जीरो बोलते हैं। आइए अब यहां पर हम गैस लॉस के बारे में बातें करेंगे। गैस लॉस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। गैस के बिहेवियर को, है ना, ये जो गैस का बिहेवियर है ये गवर्न्ड है बाय सम लॉज, बाय सम रूल। उसी को ही हम क्या बोलते हैं, गैस लॉस कहते हैं। ठीक है, इसकी भी डेफिनेशन आप ध्यान रख सकते हैं। बिहेवियर ऑफ अ गैस अंडर नोन कंडीशन ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। वी हैव 3 फैक्टर्स जिसके ऊपर आपके पास गैस का बिहेवियर डिपेंड करता है। कौन कौन सा है वो फैक्टर बेटा जी, आपके पास वॉल्यूम, प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो जब भी हम बेटा जी किसी लॉ की बात करेंगे, किसी भी गैस लॉ की बात करेंगे, तो उस गैस लॉ में हम इन तीनों फैक्टर्स को जरूर इंक्लूड करेंगे और इन तीनों फैक्टर्स के ऊपर जरूर बात करेंगे कि किस तरीके से यहां पर कौन सा वाला फैक्टर हमारे पास कांस्टेंट है और किसके बीच में यहां पर चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं। मतलब रिलेशन किसके बीच में है और कांस्टेंट कौन सा आपके पास फैक्टर है। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों फैक्टर्स आपको पता होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है। इन तीनों पे अलग अलग से हम डिस्कशन यहां पर करने वाले हैं। आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो गई है। एंड टेम्परेचर इज डिस्क्राइब्ड बाय द लॉ नोन एज गैस लॉस, राइट। तो बिहेवियर ऑफ गैसेस, क्योंकि कुछ रूल्स, कुछ लॉज गवर्न करते हैं, उन्हीं रूल्स को, उन्हीं लॉज को हमने क्या बोला है, गैस लॉज बोला है। अब हम क्या करने वाले हैं, एक एक करके ये जो स्टैंडर्ड वेरिएबल्स हमारे पास है उनके बारे में बात करेंगे। द फिजिकल बिहेवियर ऑफ द गैस कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय द 3 स्टैंडर्ड वेरिएबल्स, और वी कैन से 3 फैक्टर्स हमारे पास है जिसके ऊपर गैस का बिहेवियर डिपेंड करता है कहीं ना कहीं। पहला है वॉल्यूम, फिर है प्रेशर और थर्ड वन इज योर टेम्परेचर। एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ गैस के बारे में बात करते हैं। जो वॉल्यूम ऑफ गैस है वो हमारे पास किसके बराबर होगा। अब आपको पता है गैस का तो कोई वॉल्यूम फिक्स नहीं है। गैस का अगर कोई वॉल्यूम फिक्स नहीं है तो भाई फिर किसके इक्वल हम किसी भी गैस का वॉल्यूम मानेंगे। आपको पता है गैस अपना शेप और वॉल्यूम उसी के बराबर ले लेती है जितना हम उसको कंटेनर में लेते हैं। यानी कि जो आपका वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है वही आपका वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाता है, गैस हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेक्टर, ये आपको न्यूमेरिकल्स के अंदर बहुत ज्यादा काम आने वाला है। ध्यान रखना है आप सभी को ये वाला पॉइंटर।
वॉल्यूम ऑफ द गैस इज द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द गैस। वॉल्यूम ऑफ द गैस क्या है कि उस पर्टिकुलर गैस ने कितना स्पेस को ऑक्यूपाई कर रखा है। अब क्योंकि गैस के पार्टिकल्स के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है नहीं, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, तो पार्टिकल कहीं मर्जी जाए यार, वो रेंडमली मूव कर सकते हैं और वो पूरे के पूरे स्पेस को ऑक्यूपाई करके रखेंगे जितना स्पेस हमने उसको प्रोवाइड कर रखा है। यानी कि जितना वॉल्यूम कंटेनर का है उतना स्पेस वो पूरा की पूरा ऑक्यूपाई कर लेंगे, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है तो पार्टिकल भी विल मूव रैंडमली, राइट। तो इसी वजह से द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ गैस इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ इट्स कंटेनर। कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर है ना होता है। इस वजह से हमें जब भी किसके बारे में बात करनी है, वॉल्यूम ऑफ गैस के बारे में बात करनी है, हमें क्या चेक करना है, वॉल्यूम ऑफ गैस के बारे में पता लगाना है, तो वॉल्यूम ऑफ गैस विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो यूनिट्स और ऑफ वॉल्यूम की अगर हम बातें करें तो सबसे पहले है सेंटीमीटर क्यूब, ml, ठीक है, एंड मीट्रिक क्यूब, क्यूबिक मीटर हम जिसको कहते हैं, ये भी हमारे पास किसका किसका यूनिट है बेटा जी, वॉल्यूम का है। देन हमारे पास डेसीमीटर क्यूब आता है, लीटर आता है। यहाँ पर मैं एक पॉइंटर आपको यहाँ पर लिखवाना चाहूंगी, बहुत सारे बच्चों को ये बात पता भी होगी कि आपके पास 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो 1 ml के बराबर होती है। बहुत बार आपको जो है सेंटीमीटर क्यूब के अंदर वैल्यू दे रखी होगी वॉल्यूम की, और हम उसको इमेजिन नहीं कर पाते भाई कि क्या दे दिया हमें, ये सेंटीमीटर क्यूब में दे दिया। तो एक ही बात है, सेंटीमीटर क्यूब बोलो या ml बोलो, एक ही बात होती है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अब हम आगे मूव करेंगे एंड नेक्स्ट सेकंड फैक्टर हमारे पास आता है प्रेशर। प्रेशर क्या कैसे निकालेंगे, जो प्रेशर वो जो गैस है वो कोलिजन करने के बाद हमारी गैस के कंटेनर के ऊपर अप्लाई कर रही है, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, प्रेशर ऑफ अ गैस इज द फोर्स दैट गैस एक्सर्ट्स पर यूनिट एरिया। जो कोई भी पर्टिकुलर गैस पर यूनिट एरिया पर प्रेशर को एक्सर्ट कर रही है वॉल के कंटेनर के ऊपर, उसी को ही हम क्या बोलते हैं बेटा जी, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, प्रेशर ऑफ द गैस। तो प्रेशर ऑफ अ गैस इज द फोर्स दैट द गैस एक्सर्ट्स पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। कंटेनर के वॉल के पर यूनिट एरिया में जितना प्रेशर कोई गैस के पार्टिकल्स अप्लाई कर रहे हैं, लगा रहे हैं, वही हमारे पास क्या होता है, प्रेशर होता है। डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स वी हैव लाइक पास्कल, एटमॉस्फेयर, सेंटीमीटर एचजी, एमएमएचजी एंड टोर, राइट। तो अलग अलग यूनिट्स हमारे पास यहाँ पर किसकी होती हैं, प्रेशर की होती है। लास्ट फैक्टर हमारे पास रह जाता है टेम्परेचर। टेम्परेचर हमारे पास क्या है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और वी कैन से डिग्री ऑफ कोल्डनेस। कितना ज्यादा हीटेड आपके पास कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस है। 3 स्केल हमारे पास होते हैं, केल्विन, डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फारेनहाइट, राइट। तो यहाँ पर केल्विन वाला जो होता है उसको हम एसआई मानते हैं। इसके बारे में ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके हैं, आप सभी को पता है, इसका कन्वर्जन करना भी आपको आना चाहिए, राइट। आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपको फिर से रिलेशन बता रखा है जो कि यू ऑलरेडी नो कि जो केल्विन है उसको अगर मेरे को अगर डिग्री सेल्सियस दे रखा है, डिग्री सेल्सियस को अगर मुझे कन्वर्ट करना है केल्विन के अंदर, तो मैं यहाँ पर डिग्री सेल्सियस वाले टेम्परेचर में क्या ऐड कर दूंगी, 273 वाले फैक्टर को ऐड करूंगी एंड मेरे पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा, राइट। चलिए अब यहाँ पर बेसिकली सारे के सारे बेसिक बिहेवियर और बेसिक फैक्टर्स को जानने के बाद नाउ वी विल स्टार्ट अवर फर्स्ट लॉ जिसका नाम है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ हमें क्या कहता है, रॉबर्ट बॉयल ने दिया था। पहली बात तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, किसने दिया था, रॉबर्ट बॉयल सिस्टमैटिकली स्टडीड द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेशर एंड द वॉल्यूम ऑफ द गैस। प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप बताता है एट द कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। मैंने कहा था कि जब भी आप किसी गैस लॉ के बारे में बात करेंगे, आप प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, ये 3 फैक्टर लेंगे। जिसके बीच में रिलेशन होगा उनको तो लेना ही लेना है। यहाँ पर प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच में रिलेशन है, प्रेशर वॉल्यूम रिलेशन है। तो जो थर्ड फैक्टर यहाँ पर बच गया है वो क्या हो जाएगा, आपके पास कांस्टेंट माना जाएगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा। इसी वजह से आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर कांस्टेंट टेम्परेचर है ना, बॉयल्स लॉ में कांस्टेंट टेम्परेचर यहाँ पर होता है, आपको ध्यान रखना है। इसके लिए वी हैव अ ट्रिक ऑल्सो, PVB। इस तरीके से आप याद करेंगे, है ना। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, पश्चिम विहार एंड पंजाबी बाग, ये 2 जगह हैं बेटा दिल्ली के अंदर हैं, तो पश्चिम विहार, पंजाबी बाग, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। अब ये बताता क्या है, ये ट्रिक से हमें क्या समझ में आता है, इस ट्रिक से हमको समझ में आता है बेटा जी, इस ट्रिक से हमको समझ में आता है, क्या समझ में आता है यार, पश्चिम विहार एंड पंजाबी बाग, ठीक है, PVB,
PVB, इस तरीके से हम यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर हमें समझ में आता है कि इन दोनों के बीच में रिलेशन है, और B का मतलब है बॉयल्स लॉ। B का मतलब है बॉयल्स लॉ, और यहाँ पर जो रिलेशन है वो क्या है, प्रेशर वॉल्यूम रिलेशन। प्रेशर वॉल्यूम रिलेशन यहाँ पर प्रेजेंट है। क्या है, प्रेशर वॉल्यूम रिलेशन यहाँ पर प्रेजेंट है। और रिलेशन भी कैसा प्रेजेंट है, देखिए इनवर्स रिलेशन यहाँ पर होगा। जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते हैं, है ना, जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते हैं, प्रेशर को अगर हमने बढ़ाया तो वॉल्यूम हमारा क्या हो जाता है बेटा, घट जाता है, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। आपस में इनवर्स रिलेशन यहाँ पर प्रेजेंट होता है। प्रेशर बढ़ाया, वॉल्यूम कम हो जाएगा, पार्टिकल कम जगह पर आने लगेंगे, कम जगह में फिट आने लगेंगे, तो आपके पास वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, ऑब्वियस सी बात है। तो प्रेशर एंड वॉल्यूम आपस में इनवर्स रिलेशन शो करते हैं। इसको अगर मैं वॉल्यूम को यहाँ पर ले जाऊं तो मैं इसको P1V1 इज इक्वल्स टू P2V2 भी लिख सकती हूँ, और इसी को ही हम यहाँ पर PV इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट भी लिख सकते हैं। तो ये मेरे पास दो इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस आ गए हैं, जिसको यूज करके हम न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। आइए अब यहाँ पर हम सिग्निफिकेंस ऑफ बॉयल्स लॉ के बारे में बात करेंगे, है ना। क्या सिग्निफिकेंस है, पहला सिग्निफिकेंस जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो है वाई माउंटेनियर्स जो माउंटेन्स चढ़ते हैं बेटा जी, बड़ी बड़ी माउंटेन्स के ऊपर ट्रैकिंग करते हैं, हैव टू कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर विद देम। वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर को क्यों लेकर के जाते हैं, अगर आपसे ये पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, ठीक है। आपको कैसे इस चीज को एक्सप्लेन करना है कि क्यों ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं। आप सभी को पता है विद इंक्रीज इन द प्रेशर, जब आपके पास प्रेशर बढ़ता है, विद इंक्रीज इन द प्रेशर, है ना, विद इंक्रीज इन द प्रेशर, आप यहां पर लिख लेंगे विद इंक्रीज इन द प्रेशर। प्रेशर अगर हम इंक्रीज करते हैं, वॉल्यूम आपके पास क्या हो जाता है, वॉल्यूम डिक्रीजेस। वॉल्यूम क्या कर जाता है बेटा जी, डिक्रीज। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और अगर आपके पास जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाता है, प्लीज ध्यान रखेंगे, अगर आपके पास जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जा रहा है, वॉल्यूम घटने से डेंसिटी बढ़ जाएगी। वॉल्यूम घट गया, पार्टिकल पास पास आ गए, डेंसर पार्टिकल हो गए हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम घटने से आपके पास जो डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाती है, डेंसिटी विल इंक्रीज, राइट। तो हम कह सकते हैं प्रेशर एंड डेंसिटी आपस में डायरेक्ट रिलेशन के अंदर होते हैं। अगर आपके पास प्रेशर घटता है तो डेंसिटी भी क्या करती है, घटती है। प्रेशर बढ़ता है तो डेंसिटी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। When we go on the higher altitude, जब हम हायर माउंटेन्स के ऊपर जाते हैं तो वहां पर लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, इसको ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। When we go on the top of the mountains, when we go on the higher altitudes, at higher altitudes, हायर एल्टीट्यूड्स के ऊपर बेटा होता क्या है, आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, घट जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, घट जाता है। और अगर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर घट गया तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, डेंसिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। और अगर डेंसिटी आपके पास घट गई तो ओवरऑल आपके पार्टिकल्स जो हैं, ऑक्सीजन के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, वो लेस डेंसर हो जाएंगे, है ना। ऑक्सीजन गैस क्या हो जाएगी बेटा जी, लेस डेंसर हो जाएगी। लेस डेंसर यानी कि सफिशिएंट आपको ऑक्सीजन मिलेगी ही नहीं, we will not get the sufficient oxygen, हमें sufficient ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। और sufficient ऑक्सीजन अगर नहीं मिल रही है तो भाई हमको फिर ऑक्सीजन सिलेंडर अपने साथ लेकर जाना ही पड़ेगा। तो प्लीज आप सभी बच्चे इस पर्टिकुलर पॉइंटर को नोट डाउन करके अपने पास रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं यार, हमारे पास एक ग्राफ है, ग्राफ बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर। तो आप सभी को पता है वॉल्यूम एंड प्रेशर आपके पास कैसे होते हैं बेटा जी, यहाँ पर ये आपस में इनवर्स रिलेशन में है। अगर आप प्रेशर को बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम आपके पास घट जाता है, ठीक है। और यहाँ पर है ना, वॉल्यूम और 1/p के बीच में ही डायरेक्टली आपसे इक्वेशन ग्राफ पूछा गया है। तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, पासिंग थ्रू द ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन ग्राफ यहाँ पर आएगा, क्योंकि आपस में तो ये वॉल्यूम एंड 1/p जो है वो तो डायरेक्ट रिलेशन में है ना। वॉल्यूम और प्रेशर पूछते तो वो हमारे पास क्या था बेटा जी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। ये एक और हमारे पास बॉयल्स लॉ का ही ग्राफ है, बॉयल्स लॉ का ही एक और हमारे पास यहाँ पर ये ग्राफ है। हमें पता है बॉयल्स लॉ क्या होता है, PV इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट।
कांस्टेंट होता है, तो ये प्रेशर के साथ अगर हम पीवी का ग्राफ देखेंगे तो ये इसके ऊपर डिपेंड ही नहीं करेगा और बिल्कुल पैरेलल लाइन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट ग्राफ इस तरीके से हम यहाँ पर बनाने वाले हैं। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया है। चलिए अब हम एक क्वेश्चन को देखते हैं, क्या क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए। द गैस ऑक्यूपाइज 800 सेंटीमीटर क्यूब अंडर 700 mmHg प्रेशर, find under what pressure the gas will occupy 360 सेंटीमीटर क्यूब, द टेम्परेचर इज कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट, देखो आपको बता दिया टेम्परेचर कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट कब होता है, बॉयल्स लॉ के अंदर होता है, तो समझ जाना टेम्परेचर कांस्टेंट लिखा है तो आपको यहाँ पर क्या लगाना है, बॉयल्स लॉ लगाना पड़ेगा। बॉयल्स लॉ हमारे पास क्या होता है, P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2, P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। ये हमारे पास क्या होता है, हमारा वॉल्यूम होता है। क्या होता है बच्चा, हमारा ये वॉल्यूम होता है P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2, राइट। तो गैस ऑक्यूपाइज 800 सेंटीमीटर क्यूब अंडर 700 mmHg, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वॉल्यूम दे रखा है कितना, 800 सेंटीमीटर क्यूब लिख लो या ml लिख लेंगे। वहीं पे प्रेशर P1 हमको दे रखा है 700 mmHg आपको यहाँ पर दे रखा है, क्लियर है, राइट। फाइंड अंडर व्हाट प्रेशर आपको निकालना है यहाँ पर, P2 यू हैव टू कैलकुलेट, P2 आपको निकालना है। द गैस विल ऑक्यूपाई, है ना, V2 आपको यहाँ पर दे रखा है 380 mm, ये आपको दे रखा है। द टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तो यहाँ पर आप वैल्यूज को पुट करेंगे। P1 इज 800, है ना, सॉरी, P1 इज 700, V1 इज 800 विच इज इक्वल्स टू P2 हमको निकालना है। V2 हमको दे रखा है 380, डायरेक्टली P2 हम यहाँ पर निकालेंगे 700 इंटू में 800 डिवाइड बाय 380, डिवाइड बाय 380। इसको आप सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करने के बाद आपके पास लगभग 1600 mmHg आंसर आ जाएगा, है ना। कितना आ जाएगा, 1600 mmHg आपके पास आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होने वाला है, करेक्ट आंसर होने वाला है। प्लीज आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब हम आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, द गैस ऑक्यूपाइज 600 सेंटीमीटर क्यूब। गैस ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा है, 600 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम को ऑक्यूपाई किया हुआ है, राइट। कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा है भाई, 600 सेंटीमीटर क्यूब, क्लियर। तो यहाँ पर भाई हमें समझ में आ गया, ये दे रखा है अंडर द प्रेशर ऑफ 700 mmHg, हमें वॉल्यूम दे रखा है V1, यहाँ पर हम लिख लेते हैं कितना, कलर चेंज यहाँ पर कर लेंगे यार, V1 यहाँ पर हमको गिवन है कितना, 600 ml, राइट। P1 हमको यहाँ पर दे रखा है 700 mmHg, ठीक है जी। फाइंड अंडर व्हाट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ द गैस विल बी रिड्यूस्ड टू, फाइंड अंडर व्हाट प्रेशर, प्रेशर आपको निकालना है, ठीक है। अंडर व्हाट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ द गैस, V2 क्या बोल रखा है, रिड्यूस्ड बाय 20% ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम। ओरिजिनल वॉल्यूम अपने पास क्या है यार, ओरिजिनल वॉल्यूम हमको दे रखा है 600 ml, 600 ml यहाँ पर आप पुट करेंगे। अगेन हमको दे रखा है टेम्परेचर इज कांस्टेंट, कांस्टेंट टेम्परेचर से इसको बोलते हैं आइसोथर्म कंडीशन बोलते हैं। इस ग्राफ को भी हम आइसोथर्म बोलेंगे, जो हमने बॉयल्स लॉ का ग्राफ बनाया है। आइसो मतलब सेम और थर्म का मतलब होता है टेम्परेचर अगर आपके पास सेम है तो, यानी कि अगेन यहाँ से समझ में मुझे आया कि यहाँ पर बॉयल्स लॉ लगेगा। क्या लगेगा, बॉयल्स लॉ यहाँ पर लगेगा। तो बॉयल्स लॉ हमें कहता क्या है, बॉयल्स लॉ कहता है P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2, तो यही हम अप्लाई करेंगे। पर यहाँ पर जो हमें 20% ऑफ 600 ml निकालना है, तो ये 20/100 मल्टीप्लाई बाय 600 हम यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। हमारे पास लगभग 120 यहाँ पर आंसर आ जाएगा जब हमने इसका देखा, है ना। अब हमसे बोला है कि ये रिड्यूस हुआ है 20% ऑफ द ओरिजिनल, तो भाई मेरे को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ओरिजिनल वॉल्यूम जो मेरे पास है यहाँ पर V2 निकालने के लिए ओरिजिनल वॉल्यूम 600 में से 120 ml मुझको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा भाई। कितना क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट, क्योंकि 480
mm के ml के बराबर आ जाएगा, है ना। mm, एक सेकेंड, हम यहाँ पर क्या निकाल क्या रहे हैं, वी आर कैलकुलेटिंग हेयर, यस, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, हम यहाँ पर ml के अंदर ही निकालेंगे, या फिर आप इसको सेंटीमीटर क्यूब भी बोल सकते हो। तो इस तरीके से हमारे पास वॉल्यूम आ गया, सारी चीज़ें हमको दे रखी हैं। V1 हमको गिवन है 600, ठीक है, P1 हमको गिवन है 700, ये हमको दे रखा है 600, ठीक है। V2 यहाँ से नीचे आएगा, V2 हमको दे रखा है, कितना आ गया, हमने निकाला 680, और विच इज इक्वल टू द P2, जो कि किसके बराबर है, P2 के बराबर है। बहुत ही बढ़िया, इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं एंड सॉल्व करके मुझे आंसर बताएंगे कि कितना आएगा। चलिए, इसी के साथ अब हम आगे मूव करते हैं। टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशनशिप इन द गैस, गैस के बीच में टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशनशिप को हमें यहाँ पर डिफाइन करना है, ठीक है। आइए, इस लॉ को हम चार्ल्स लॉ भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, चार्ल्स लॉ भी कहते हैं। अभी मैं इसकी आपको ट्रिक भी बताऊंगी, जैसे मैंने आपको, है ना, PVB बॉयल्स लॉ की ट्रिक बताई है, वैसे चार्ल्स लॉ की ट्रिक भी बताएंगे। तो आइए पहले एक बार थ्योरी देख लेते हैं। इन जनरल एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर एट द कांस्टेंट प्रेशर, यहाँ पर ये कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर बातें कर रहा है, ठीक है, कॉजेज एन इंक्रीज इन द वॉल्यूम। भाई टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, पार्टिकल दूर दूर जाएंगे, पार्टिकल दूर दूर जाएंगे, तो टेम्परेचर बढ़ाने से आपके पास वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। टेम्परेचर इंक्रीज करने से आपके पास जो वॉल्यूम है वो भी क्या कर रहा है बेटा जी, इंक्रीज ही करेगा, है ना। टेम्परेचर वॉल्यूम के बीच में रिलेशन है, तो कांस्टेंट क्या हो जाएगी यहाँ पे, एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा जी, कांस्टेंट हो जाएगा, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है, इन 1787 चार्ल्स स्टडीड दैट टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशनशिप ऑफ द गैस। His work was further extended by the Joseph Gay-Lussac in 1802. An experiment, it was found that a fixed mass, किसके बारे में यहाँ पे बेसिकली बातें हो रही हैं, देखिए हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, चार्ल्स लॉ के बारे में लिखना चालू करेंगे। पहले एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। चार्ल्स लॉ में भी restated as the volume of the given gas of a dry gas is directly proportional to its absolute temperature if the pressure remain constant। ठीक है जी, डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी मैम, पर याद कैसे करेंगे इसको, हम याद करेंगे TVC से। TVC हमारे पास क्या है, हमारी ट्रिक है, टेलीविजन कम्युनिकेशन से याद करेंगे। C4 क्या है, C4 है चार्ल्स लॉ, C फॉर चार्ल्स लॉ। ये टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशन है, ये क्या है बेटा जी आपका, टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशन, क्या है, टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशन है। क्या सभी को समझ में आ रही है बात, है ना, टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशन है, क्लियर। अब आप सभी को पता यार, ये आपस में क्या होते हैं, डायरेक्ट रिलेशन में होते हैं। अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ाया तो आपके पास वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर मैं टेम्परेचर को अगर नीचे लेकर आ जाऊं तो V1 T1 इज इक्वल टू V2 T2 के बराबर ये हो जाएगा, V2 T2 के बराबर हो जाएगा, राइट। तो हम इस तरीके से यहाँ पर रिलेशन भी मेंशन कर सकते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, जिसको हम यूज करेंगे एट कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है, मैंने आपको कहा था 3 फैक्टर्स आपको लेने हैं, टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम आपको लेना है। आपके पास यहाँ पर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के बीच में रिलेशन है, तो प्रेशर विल रिमेन कांस्टेंट, ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर आपके पास क्या है बेटा जी, कांस्टेंट है, और जब प्रेशर कांस्टेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, आइसोबारिक कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आइसोथर्म बताया आपको, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसके ग्राफ को आइसोबार बोलेंगे, आइसोबारिक कंडीशन बोलेंगे, ठीक है जी। आइए अब हम आगे चलते हैं, इसके ग्राफ्स को देखेंगे, ग्राफ बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ देखेंगे, 0 केल्विन से यहाँ पर शुरू है, तो डायरेक्ट रिलेशन, सीधा सीधा सा ग्राफ यहाँ पर बनेगा, आपको पता है वॉल्यूम एंड टेम्परेचर डायरेक्ट रिलेशन के अंदर है। यहाँ पर यार मैंने टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में ले लिया, तो इस वाले ग्राफ को हम शुरू करेंगे -273 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि यहाँ पे तो मैंने 0 केल्विन में ही ले लिया था, तो ये ग्राफ यहाँ से शुरू होगा, कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है। तो जो ग्राफ आपको यहाँ पर नेगेटिव
वाले क्वाड्रेंट के अंदर दिखाई दे रहा है, नेगेटिव से शुरू हो रहा है, -273 से शुरू हो रहा है, वहाँ पर टेम्परेचर हमने डिग्री सेल्सियस में ले रखा है इस वजह से, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट ग्राफ्स है, ग्राफ्स आपको आने ही आने चाहिए। ये ऑलरेडी बेटा जी मैं आपको करवा चुकी हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर आपके पास V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2 निकल करके आ रहा है। V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट के ये बराबर है, किसके बराबर है बेटा जी, कांस्टेंट वैल्यू के बराबर है। आई होप आपको क्लियर हो गया। आइए अब यहाँ पर हमें पता है यार टेम्परेचर एंड प्रेशर डायरेक्ट रिलेशन में है, तो इसी के ऊपर बेस्ड पहला फैक्टर देखेंगे। इफ द टेम्परेचर इज डबल, अगर हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो वॉल्यूम भी हमारे पास क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन में है। और अगर रिड्यूस कर दिया, इफ इट इज रिड्यूस्ड बाय हाफ, आधे से रिड्यूस कर दिया है तो वॉल्यूम वुड ऑल्सो भी रिड्यूस, वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, आधे से रिड्यूस हो जाएगा। वेरी सिंपल, राइट। आइए सिग्निफिकेंस ऑफ चार्ल्स लॉ, जिस तरीके से हमने अभी अभी देखा था बेटा, किस केस के अंदर देखा था, बॉयल्स लॉ के अंदर सिग्निफिकेंस देखा था कि जो माउंटेनियर्स होते हैं दे विल कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर विद देम। उसी तरीके से यहाँ पर हम हॉट एयर बलून के केस में, है ना, हॉट एयर बलून के केस में वी यूज इसका एप्लीकेशन ऑफ द चार्ल्स लॉ। आइए इसको समझते हैं। वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर। आपको पता है वॉल्यूम ऑफ गैस और टेम्परेचर आपस में क्या है, डायरेक्ट रिलेशन में है। डेंसिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर। डेंसिटी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, जैसे जैसे आपके पास बेटा जी टेम्परेचर क्या करेगा, राइज अप करता है, वैसे वैसे डेंसिटी क्या करती है, डेंसिटी आपके पास क्या करती है, डिक्रीज करती है। डेंसिटी क्या करती है, डिक्रीज। टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, आपके पास डिक्रीज कर जाती है विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर। दिस इज द रीजन व्हाई द हॉट एयर बलून, है ना, ऐसा क्यों हो रहा है आपको पता है यार, टेम्परेचर बढ़ेगा पार्टिकल दूर दूर जाएंगे, पार्टिकल दूर दूर जाएंगे तो पर यूनिट वॉल्यूम आपके पास पार्टिकल कम हो गए, यानी कि लेस डेंसिटी हो गई है, राइट। तो हम हॉट एयर बलून के अंदर, है ना, जब उड़ाते हैं तो हीट प्रोड्यूस करते हैं, वहां पर फ्लेम जलाते हैं, राइट। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, टेम्परेचर राइज करे, टेम्परेचर राइज करने से डेंसर पार्टिकल हो जाएंगे, पार्टिकल हल्के हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो ऊपर उठने लगता है, और हॉट एयर बलून का ये क्या हो सकता है, एप्लीकेशन हो सकता है। नेक्स्ट गैस लॉ हमारे पास है यार, द गैस इक्वेशन, जिसके अंदर हम बोथ बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ को कंबाइन करते हैं। आप सभी को पता है यार बॉयल्स लॉ हमारे पास क्या होता है, बॉयल्स लॉ हमें बताता है कि जैसे जैसे, है ना, पी, हम देखो ट्रिक यहाँ पर लगाएंगे, PV, प्रेशर वॉल्यूम रिलेशन ये होता है, क्या होता है, प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप ये होता है। तो यहाँ पर हम क्या देखने वाले हैं बेटा, आपके पास प्रेशर एंड वॉल्यूम आपस में इनवर्स रिलेशन के अंदर होते हैं बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर चार्ल्स लॉ लगाऊं तो चार्ल्स लॉ क्या होता है, टेलीविजन कम्युनिकेशन, TVC हम यहाँ पर लगाएंगे, है ना। तो टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशन होता है यहाँ पर, क्लियर है, यस मैम, समझ में आ रहा है हमको। तो यहाँ पर आप इस तरीके से इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो कि वॉल्यूम एंड प्रेशर आपस में इनवर्स रिलेशन में है, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2 एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड ये कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर होता है। वी विल कंबाइन बोथ द इक्वेशन। आफ्टर द कॉम्बिनेशन V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P एंड हमने यहाँ पर T कर दिया, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द T/P, है ना। अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, प्रेशर को ऊपर, टेम्परेचर को नीचे ले जाऊंगी, V1 P1 V1 अपॉन में T1 इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, राइट। तो ये मेरे पास क्या निकल करके आ गया है बेटा जी, दिस इज द कंबाइंड गैस इक्वेशन। कॉम्बिनेशन मैंने क्या कर दिया, दोनों को कंबाइन कर दिया है ना। आफ्टर कॉम्बिनेशन कंबाइन बोथ द लॉज, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को हमने क्या कर दिया है, कंबाइन कर दिया, एंड आफ्टर कॉम्बिनेशन यहाँ पर जो है रिलेशन आ गया है P1 V1 अपॉन में T1, राइट। एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, देखिए स्क्रीन के ऊपर, द गिवन मास ऑफ द गैस ऑक्यूपाइज 572 सेंटीमीटर क्यूब एट 13 डिग्री सेल्सियस एंड 725 mmHg प्रेशर है, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम एट 24 डिग्री सेल्सियस, और आपको प्रेशर भी दे रखा है। तो यहाँ पर आपको प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर तीनों दे रखा है। जब भी ऐसा होता है तो समझ जाना यहाँ पर हमारे पास कंबाइंड गैस इक्वेशन लगने वाली है, विच इज इक्वल टू P1 V1 अपॉन में T1 इज इक्वल टू में P2 V2 अपॉन में T2। सारी चीज़ें दे रखी है, बस टेम्परेचर जो यहाँ पर आपको दे रखा है
वो डिग्री सेल्सियस में दे रखा है 13 डिग्री सेल्सियस। प्लीज फर्स्ट कन्वर्ट इट इनटू द 273 वाला फैक्टर ऐड करेंगे। वैसे ही दूसरा टेम्परेचर ये T1 है, T2 भी आपको यहाँ पर 24 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, तो इस 24 डिग्री सेल्सियस में 273 को हम ऐड कर लेंगे। ये आपको ऐड करना है, सारी सारी वैल्यूज को पुट करेंगे एंड आपको सॉल्व करना है। ये मैं आपको होमवर्क के अंदर दे रही हूँ, बहुत ही इजी एंड सिंपल क्वेश्चन है। आगे आइए, नेक्स्ट यहाँ पर मूव करेंगे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर एसटीपी कंडीशन के बारे में डिस्कशन करते हैं। सिंस द वॉल्यूम ऑफ अ गैस चेंजेस रिमार्केबली विद द चेंज इन द टेम्परेचर, है ना, आपके पास जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर के चेंज के साथ क्या करता है, चेंज हो जाता है, क्लियर है, बढ़ जाता है या घट जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इट बिकम नेसेसरी टू चूज स्टैंडर्ड वैल्यूज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर टू विच द गैस वॉल्यूम कैन बी रेफर्ड। तो हमें कुछ स्टैंडर्ड कंडीशंस यहाँ पर चाहिए होंगी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर कंडीशंस यहाँ पर हमको चाहिए होती है। तो आपको स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो हम यहाँ पर मान करके चलते हैं, वो कितना मान करके चलते हैं बेटा जी, 273 केल्विन यहाँ पर हम लेते हैं, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस। स्टैंडर्ड प्रेशर हमारे पास कितना मान के हम चलते हैं, या तो 1 एटमॉस्फेयर या 760 mmHg या फिर 776 सेंटीमीटर Hg हम यहाँ पर मान के चलते हैं। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट है। आइए अब इसके बाद यार हमारे पास एक लास्ट पॉइंटर बचता है, जो कि है इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर ऑन द प्रेशर। ठीक है, तो ये जो लास्ट रिलेशन है इसको आप ध्यान से देखेंगे, इस रिलेशन से आपको घबराना या डरना नहीं है, बहुत ही सिंपल है। देखिए यहाँ पर देखेंगे, प्रेशर ऑफ अ मॉइस्ट गैस, मेरे पास जो भी कोई गैस होती है वो मॉइस्ट गैस कब होगी, है ना, हमारे पास बहुत सारी ऐसी गैसेस होती है जिसको हम वाटर के ऊपर कलेक्शन करते हैं, कलेक्शन ऑफ गैस वाटर के साथ होती है, वाटर के ऊपर होती है। तो वो गैस के पास अगर मॉइस्चर प्रेजेंट है, ड्राई गैस के पास अगर मॉइस्चर प्रेजेंट है तो उसको हम मॉइस्ट गैस बोल देते हैं। तो प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस किसके बराबर होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द ड्राई गैस। ड्राई गैस के पार्शियल प्रेशर, जो पर्टिकुलर ड्राई गैस है उसका पार्शियल प्रेशर जितना है, प्लस में प्रेशर अप्लाइड बाय द वाटर वेपर, वाटर वेपर कितना प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, है ना, उन दोनों को ऐड कर देंगे। इसी को क्या बोला जाता है, एक्वस टेंशन भी बोला जाता है। यही मेरे पास क्या है, एक्वस टेंशन भी कहलाता है। क्या कहलाता है, एक्वस टेंशन भी यही कहलाता है। तो प्रेशर ऑफ द मॉइस्ट गैस इज इक्वल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द ड्राई गैस प्लस में प्रेशर अप्लाइड बाय द वाटर वेपर। अब बात आती है कि मैम ये पार्शियल प्रेशर क्या होता है, ये पार्शियल प्रेशर का मतलब है यार इंडिविजुअल प्रेशर अप्लाइड बाय द गैस। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर शब्द देख करके घबराना नहीं है। ये क्या बताना चाह रहा है आपको, ये बताना चाह रहा है कि इफ वी हैव अ मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस, ठीक है, हम लिख सकते हैं इन द मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस, आपस में गैसेस अगर रिएक्शन नहीं कर रही हैं तो देन द इंडिविजुअल प्रेशर अप्लाइड बाय the individual pressure applied by that one particular gas, हर एक गैस, है ना, कितना प्रेशर अप्लाई कर रही है नॉन रिएक्टिंग गैसेस के मिक्सचर में, in the mixture of non reacting gases, individual pressure applied by one gas, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, उसका पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। क्या सभी को क्लियर है? जैसे मेरे को पी टोटल अगर निकालना है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ फर्स्ट गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ सेकंड गैस प्लस में पार्शियल प्रेशर ऑफ थर्ड गैस, इस तरीके से हम निकालते हैं। ये क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ फर्स्ट गैस, ये क्या है, टोटल प्रेशर, ये क्या है हमारे पास, टोटल प्रेशर है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ कुछ और क्वेश्चंस हमारे पास है। देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू द 1 एटमॉस्फेयर, कौन जो है 1 atm के बराबर नहीं है। या तो हम 760 mmHg ले ले, है ना, या हम 76 सेंटीमीटर Hg ले ले। यहाँ पर हमको 760 mmHg दे दिया है ना, ये तो है 76, ये भी है, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर थर्ड आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आपको ये कन्वर्जन आते हैं, पता है। आगे चलते हैं। द टेम्परेचर ऑफ 27 विल बी कोरस्पॉन्डिंग टू केल्विन के अंदर, तो 273
को आप यहाँ पर ऐड करोगे एंड हमारे पास यहाँ पर 300 केल्विन के बराबर ये आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारे पास क्या होगा यहाँ पर सही जवाब। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एट द कांस्टेंट प्रेशर रिप्रेजेंट्स चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ यार आपको पता है, चार्ल्स लॉ के अंदर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आपस में क्या होते हैं, डायरेक्ट रिलेशन के अंदर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपके पास यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है 298 केल्विन। 298 केल्विन आपको दे रखा है, 273 आप माइनस कर दोगे 25 डिग्री सेल्सियस आपके पास आंसर आ जाएगा यहाँ पर, है ना। तो ये आपके पास सेकंड आंसर, सेकंड ऑप्शन नंबर 2 इज योर राइट आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द स्टैंडर्ड वेरिएबल। मास जो है बेटा वो स्टैंडर्ड वेरिएबल नहीं होता है। फोर्थ ऑप्शन के ऊपर यहाँ पर आप टिक आंसर करेंगे, राइट आंसर टिक करेंगे। पार्शियल प्रेशर ऑफ द वाटर वेपर इज नोन एज, यही क्या होती है, एक्वस टेंशन होती है। अभी भी मैंने आपको बताया सेकंड पार्ट, सेकंड ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, इसको यार होमवर्क में ले लो, मैं करवा चुकी हूँ आपको इसका आंसर, सभी बच्चे बताएंगे मुझे। नेक्स्ट है द प्लॉट बिटवीन द प्रेशर एंड द वॉल्यूम। प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच का जो आपके पास यहाँ पर एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो मैंने क्या बोला था, आइसोथर्म। थर्म जो होता है मेरे पास, थर्म इज रिलेटेड टू टेम्परेचर एंड आइसो का मतलब होता है सेम। सेम टेम्परेचर अगर है, कांस्टेंट टेम्परेचर है तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोथर्म बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज योर राइट आंसर। ठीक है जी। चलिए इसी के साथ यार क्वेश्चंस के साथ हमने क्विकली पूरे के पूरे चैप्टर को समअप कर लिया है, डन कर लिया है। आई होप आपको मजा आया होगा, है ना। और हम सारे के सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आपको रिवीजन में हेल्प हुई होगी, आपको मजा आया होगा। मिलते हैं किसी और सेशन के अंदर, तब तक के लिए अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। बाय बाय एवरीवन।